तो आज हमें डिस्कस करना है वाइल्ड लाइफ का पोर्शन। तो इंडिया का फॉरेस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, वाइल्ड लाइफ देखना शुरू करते हैं। तो इंडिया काफी रिच है अपने फौना में भी। फौना का मतलब वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा, फ्लावर्स, प्लांट्स, फौना। ऑब्वियसली जब फ्लोरा प्लांट्स हो गए तो फौना बचा एनिमल्स। करीब करीब 90,000 स्पीशीज हैं अलग अलग जानवरों की, जिसमें से करीब करीब 2,000 स्पीशीज हैं अलग अलग तरह की चिड़ियों की। और टोटल मिला के वर्ल्ड टोटल का कह लीजिए 13% ऑफ द जितने भी स्पीशीज हैं। इसके अलावा मछलियां, हिंदुस्तान का कोस्टल एरिया भी बहुत बड़ा है, तो करीब करीब 2,500 प्रजातियां हैं मछलियों की, जो कि पूरे दुनिया का अगर वर्ल्ड स्टॉक का देखें तो करीब करीब इसका 12% है। तो एक अच्छा खासा बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान के पास आता है। और अगर दुनिया के एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, इन सब में देखें तो करीब करीब जितने भी ये सब जानवर है दुनिया में, इनका 5 से 8% हिस्सा हिंदुस्तान में है। तो हिंदुस्तान कितना बड़ा एक ऐसा एरिया हो जाता है। एलिफेंट्स आर मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल्स अमंग द मैमल्स। मेजेस्टिक यहाँ साइज के सेंस में यूज किया जा रहा है। तो एलिफेंट्स, और ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? हॉट वेस्ट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटक एंड केरला। नॉर्थ में भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या में इधर असम की तरफ और या फिर इधर साउथ की तरफ, जहां पे गर्मी भी है और खूब पानी भी बरसता है। इसके अलावा वन हॉर्न्ड राइनोसोरस, जो एक सींग वाला गैंडा है। और भी कई सारे जानवर है जो कि स्वाम्पी एंड मार्शी लैंड्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। स्वाम्पी एंड मार्शी, स्वाम्पी एंड मार्शी का मतलब दलदली इलाका जो होता है, स्वाम्प पानी से भरा हुआ और दलदली इलाका। इसके अलावा जो एरिड एरियाज हैं, यानी कि जहां बारिश कम होती है, जैसे कि रन ऑफ कच्छ और थार डेजर्ट, यहाँ पे ऐसे वाइल्ड एसेस हैं, ऐसे जो जंगली गधे हैं, एंड कैमल्स, ऊंट, ये सब पाए जाते हैं। इंडियन बाइसन, नील गाय जिसे कहते हैं। तो इसके अलावा ये इंडियन बाइसन का मतलब तो ये प्रॉपर बुल हो गया। इसके अलावा नील गाय, जिसको ब्लू बुल कहा जाता है। इसके बाद 4 हॉर्न्ड एंटीलोप, ये अलग अलग ये हिरनों की प्रजातियां हैं। गजैल आर द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डियर। हिरनों की बहुत सारी अलग अलग प्रजातियां हिंदुस्तान पाई जाती है। ये जैसे एक प्रजाति है गजैल। तो हिरनों की तो आप कभी चिड़ियाघर भी जाइए तो आपको बहुत सारे वैरायटीज मिल जाएंगे, अलग अलग तरह के हिरन। और इसके अलावा ये बंदरों की भी बहुत सारी स्पीशीज, सेवरल स्पीशीज ऑफ मंकीज। इंडिया दुनिया का इकलौता देश है जहां पे टाइगर और लायन दोनों पाए जाते हैं। और इंडियन लायन का जो मेजर हैबिटेट है, ये है गिर फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान। तो ये लायंस है। टाइगर्स एंडेंजर्ड थे, एक्सटिंक्ट कभी नहीं थे। चीता हिंदुस्तान से एक्सटिंक्ट हो चुका था, लेकिन टाइगर कम हो गए थे, लेकिन थे हमेशा। एंडेंजर्ड यानी कि जो खत्म होने की कगार पे हैं, उन्हें कहते हैं एंडेंजर्ड। जैसे कि एक टाइम था हिंदुस्तान में सिर्फ 1400-1500 टाइगर बचे थे बस। बहुत कहाँ है, पूरे हिंदुस्तान के सारे जंगलों में मिला के 1400, तो बहुत कम है उस सेंस में। तो अब जब इतने कंजर्वेशन मेथड्स यूज किए गए, इतना अवेयरनेस फैलाया गया, हंटिंग को इतना रोकने की कोशिश करी गई, तब जाके इनकी पॉपुलेशन थोड़ा सा बढ़नी शुरू। टाइगर्स के सेंस में बात करी जाए और तो ये दे आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ, टाइगर्स पाए जाते हैं एमपी के जंगलों में, सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल, ये जो डेल्टा वाला रीजन है, और जो हिमालयन रीजन, ये मेन एरियाज है जहां पे टाइगर पाए जाते हैं। इसके अलावा लेपर्ड्स भी बहुत तरह के पाए जाते हैं। लेपर्ड्स भी मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट अमंग एनिमल्स ऑफ प्रे। एनिमल्स ऑफ प्रे यानी कि शिकारी। तो जैसे साल 2006 का स्टार्ट है ये, कि 1400 लॉयंस बचे थे, और आज के टाइम पे करीब करीब 3000 लॉयंस हो चुके हैं। तो लॉयंस की संख्या थोड़ा सा बढ़ रही है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये इंप्लीमेंट किया था 1972 में,
और गिर फॉरेस्ट ये लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट है एशियाटिक लॉयन का, बाकी सब जगहों से खत्म होते चले गए। इसके अलावा हिमालयाज की बात करी जाए तो यहाँ पे बहुत तमाम तरह के जानवर पाए जाते हैं जो ठंडे इलाकों के लिए सूटेबल है। लद्दाख का फ्रीजिंग हाई ऑल्टीट्यूड आर होम टू याक्स। ये शैगी हॉर्न्ड वाइल्ड ऑक्सेस हैं वेइंग अराउंड 1 टन। याक्स, हिमालयन बुल कह लीजिए। इसके अलावा तिब्बतियन एंटीलोप ये भी हिरन को कहा जाता है। इसके अलावा ब्लू शीप, वाइल्ड शीप, कियांग ये टर्म दिया गया है तिब्बतियन वाइल्ड एस्टो यानी कि वहां के जो गधे हैं। फर्दर मोर द आइबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड, द रेयर रेड पैंडा ये सब भी पाए जाते हैं। इन सब के फोटोग्राफ्स हम दिखाई चुके हैं कल, माउंटेन वेजिटेशन का जहां जिक्र आया था। हिंदुस्तान की नदियों में बहुत अलग अलग तरह के क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल और ये कछुए, टर्टल्स ये सब पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल और घड़ियाल में फर्क क्या है? क्रोकोडाइल्स ये हैं, इनका मुंह चौड़ा है मुंह चौड़ा, छोटा नहीं। हाँ, वो भले लंबाई में छोटा है लेकिन मुंह काफी चौड़ा है इनका। और ये बहुत बड़े साइज के होते हैं क्रोकोडाइल्स, बहुत ही ज्यादा बड़े साइज। ये हैं घड़ियाल, तो इनका मुंह पतला है, लंबा है, और ये इतने बड़े नहीं होते साइज में जितने कि ये होते हैं। और क्योंकि अब इनके मुंह पे आई है, इनका मुंह पतला है और लंबा सा है, तो ये छोटी मछलियां या मछलियां ही बेसिकली खाते हैं। ये इंसानों पे जल्दी अटैक नहीं करते हैं, इंसानों को और बड़े जानवरों को खा भी नहीं पाएंगे इतना एफिशिएंटली, क्योंकि इनका साइज इतना बड़ा नहीं होता और इनका मुंह भी ऐसा है, लेकिन फिर भी इतना भी छोटे नहीं होते इनके कंपैरिजन में बोला जा रहा है। ये तो बहुत बड़े हो जाते हैं, तो 12-12 फीट, 15-15 फीट आराम से हो जाते हैं। और क्या, अगर आप स्टार्टिंग से लेके इनके टेल तक देख लें तो 12-12 फीट, 15 फीट पहुंच जाते हैं। और जो नाइल मगरमच्छ है, जो दुनिया के सबसे बड़े हैं, वो तो 20-20 फीट या उससे ऊपर पहुंच जाते हैं। ये क्रोकोडाइल्स इसके कंपैरिजन में घड़ियाल थोड़े से छोटे हैं साइज। अब बर्ड्स पे आते हैं, तो बर्ड्स बहुत तमाम तरह के पाए जाते हैं हिंदुस्तान में, बहुत कलर्स ये कलरफुल। तो पीकॉक्स, फेजेंट्स, डक्स, पैराकीट्स, क्रेन्स, पिजन्स, ये सब कई तरह की चिड़ियां हैं जो कि हिंदुस्तान के जंगलों में और वेटलैंड्स में पाए जाते हैं। तो जैसे पिजन, हॉर्नबिल, ये रहा फेजेंट, पीकॉक, क्रेन सारस को कहते हैं, और बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, एडिबल यानी खाने लायक। तो ये जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं, इनसे हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। इनका मीट, दूध, अंडे, मछलियां और इंसेक्ट्स का यूज क्या होता है? पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स इंसेक्ट्स करते हैं, जिससे फिर और ज्यादा ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है इनका, पेड़ों का। और हर स्पीशीज का अपना एक रोल होता है जो वो प्ले करते हैं पूरे इकोसिस्टम में, और इस पूरे सिस्टम को कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ड्यू टू द एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुए हैं। हिंदुस्तान में देखा जाए तो करीब करीब 1300 प्लांट स्पीशीज आज के टाइम में एंडेंजर्ड है, क्योंकि जंगल खत्म होते जा रहे हैं। जंगल खत्म होते जा रहे हैं तो न जाने कितने पेड़ों की प्रजातियां पूरी लुप्त होती जा रही हैं। और कहीं पे अगर कोई पेड़ है भी, तो अगर उसका मान लीजिए मेडिसिन में यूज हो सकता है, तो उसका इतना यूज करते हैं मेडिसिन में कि उस इलाके से जाता है। तो और हैं पेड़ों की जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से जानवरों में बहुत सारी एक्सटिंक्ट मतलब स्पीशीज एंडेंजर्ड हैं, जो कि खतरे के निशान पे हैं, और बहुत सारी स्पीशीज हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। जैसे कि हिंदुस्तान में चीता एक जमाने में हुआ करते थे, अब बिल्कुल खत्म है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहाँ ये है। लकड़ियों का यूज हम कैसे करते हैं? तो लकड़ियों का यूज तो ठीक है, सबको पता है।
यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हम कैसे करते हैं जानवरों का? तो पहले तो हंटिंग, मारना, उनका मांस खाना, इनकी खाल निकालना और इनकी हड्डियों को निकाल के इनकी हड्डियों से कई सारी चीजें बनाई जाती हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स। तो ये सब चीजें हैं। तो जानवरों का वैसे कोई पार्ट छोड़ा नहीं जाता, खाल हो, हड्डियां हो, हर चीज सब यूज किया जाता है। और ये चीज कहा गया है जो लालची जो हंटर होते हैं ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए हंटिंग करते हैं। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो उनको बस यूं ही मार दिया जाता है कि इनसे दवाई बनानी है। एक प्रचलन है जैसे कि इस जानवर का ये यूज करके ऐसा करने से ये बीमारी ठीक हो जाती है, तो उस लिए भी जानवर मारे जाते हैं। खाल के लिए बहुत मारे जाते हैं, हाथी दांतों के लिए मारे जाते हैं। हाथी दांत बहुत महंगा बिकता है, बहुत ही ज्यादा महंगा। आप बोल दो ये प्रोडक्ट हाथी दांत का है, कीमत 10 गुना हो जाएगी। शोपीस बनते हैं। जैसे बंदूक है, बंदूक में एक प्लेट लगा दी गई जिसमें हाथी दांत की थोड़ा नक्काशी है, तो बंदूक और अच्छी दिखने लग जाती है। पेपर वेट है, बहुत मतलब डेकोरेटिव आइटम्स या छोटे मोटे ऐसे सजावटी आइटम्स, हाथी दांत बहुत महंगा बिकता है, बहुत ज्यादा महंगा। इसके अलावा पोल्यूशन जो कि फैल रहा है केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, जो एसिड डिपॉजिट्स हो रहे हैं, और इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज। एलियन स्पीशीज का मतलब किसी भी इकोसिस्टम में कुछ, नो डाउट अलग अलग तरह के जानवर होंगे, लेकिन उस पूरे इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और उस एनवायरनमेंट के हिसाब से बने हैं। अब मान लीजिए आप अमेजन नदी, ब्राजील में जो अमेजन नदी है, वहां से मछलियों को ले आए कि हम अपने एक्वेरियम में रखेंगे और यहाँ पे वो नदी, हिंदुस्तान की नदियों में मान लो मछलियां चली गई, तो वो मछलियां मान लीजिए ऐसा होने लग गया कि हिंदुस्तान की नदियों में जो मछलियां उनको बहुत तेजी से खत्म करने लग गए। तो ये इन्वेजन कहेंगे, ऐसी स्पीशीज को कहेंगे इन्वेसिव स्पीशीज। कोई पौधा है जो बहुत मतलब किसी जगह में है तो एक लिमिटेड इलाके तक है, वो पौधा दुनिया के किसी और कोने में चला गया तो इतनी बेतरतीबी से बढ़ने लग गया, या कोई जानवर किसी एक जगह से दूसरी जगह चला गया, तो उस जगह में था तो वहां उसके शिकारी थे तो उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल में थी। अब वो जानवर किसी दूसरी जगह चला गया तो इतनी बेतरतीबी से उसकी जनसंख्या बढ़ जा रही है कि वो आसपास के सब स्पीशीज को हैम्पर कर रहा है। तो जैसे अमेरिका के कई सारे इलाके हैं, वहां पे जंगली सुअर फैल गए तो वो पूरा नाश मचा रखा है। कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे अजगर बहुत ज्यादा हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि वहां ऐसी स्पीशीज चली गई अजगरों की कि वहां पे वो बहुत फल फूल रहे हैं, तो उनकी वजह से वहां के नेटिव चीजों का दिक्कत हो रही है। तो ये जो एलियन स्पीशीज का जो कंसेप्ट है, ये पेड़ पौधों में भी है, जानवरों में भी है, मछलियों में भी है, ये हर तरह की चीजों में है कि कहीं किसी दूसरे टाइप की इकोसिस्टम से किसी दूसरे इकोसिस्टम में कोई चीज आ गई और अगर खराब इफेक्ट होने लग गया उसका। इसके अलावा जो रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट है, जंगलों को काटा जाना, कि जंगलों को वहां खेती करी जा सके या फिर वहां घर बनाए जा सके, हैबिटेशन यानी कि हैबिटेट, रहने की जगह, तो ये सब फैक्टर्स हैं जे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्बैलेंस, जो इम्बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो इन्वेसिव स्पीशीज के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और बाकी सब पोल्यूशन वगैरह तो हम जानते ही हैं। तो हम देखते हैं ओवर हार्वेस्टिंग, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, अर्बन डेवलपमेंट, इन्वेजन एंड डिजीजेस, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन डिस्टर्बेंस, रोड्स बनाए जाने हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, कि जंगली इलाके में कोयला निकल गया, जंगली इलाके में पेट्रोल निकल गया, तो बहुत सारे अलग अलग तरीकों से जंगलों की कटाई। और जब जंगल कटते हैं तो इसके साथ वो पेड़ पौधे तो खत्म ही हो रहे हैं, वहां के जानवर भी खत्म हो रहे हैं और पंछी भी खत्म हो रहे हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं। तो पहली चीज, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं पूरे देश भर में,
टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। 10 आउट ऑफ दीज यहाँ पे ये इनका जिक्र किया गया है, जो बड़े बड़े 10 हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि एक बड़ा इलाका जिसको घोषित कर दिया गया कि यहाँ पे ना पेड़ काटे जाएंगे ना जानवरों को मारा जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं हिंदुस्तान में, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। तो सुंदरबंस, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, ग्रेट निकोबार, मानस, सिंपलीपाल, पंचमढ़ी, अमरकंटक, तो ये सब नेटवर्क हैं बायो रिजर्व्स, और ये टूरिज्म के लिए भी ओपन रहते हैं कुछ टाइम के लिए साल में। और ये इनको सेटअप करने के लिए जो फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस है ये बोटानिकल गार्डन्स देते हैं सिंस 1992। एक पूरा संस्था है जो कि बोटानिकल, ये बॉटनी से वर्ड आया है, बॉटनी मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो बोटानिकल गार्डन्स की कंजर्वेशन का ध्यान रखते हैं, जैसे कि किसी जगह में जितने भी तरह के मेडिसिनल प्लांट्स हैं या जितने भी तरह के फूल हैं सबको संभाल के रखना कि कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट ना हो जाए, और उन जगहों को मतलब उन सब चीजों को बोना अलग अलग जगहों पे कि वो ये प्रजातियां और फैलें, बरकरार रहें। कुछ पर्टिकुलर जो फोकस जो अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, तो जब ये वाली रिपोर्ट्स आई कि टाइगर्स बहुत एंडेंजर्ड हैं, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो एक प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया कि पूरा एक तरफ तो ये वाले स्टेप्स किए गए कि आप ध्यान रखें कि हंटिंग ना हो, ये हो वो, ये सारे स्टेप्स। दूसरी तरफ अवेयरनेस खूब फैलाई जा रही है कि नहीं, टाइगर्स को हमें बचाना है। और क्योंकि एट द एंड जो पब्लिक है वही तो कंज्यूमर है, जो बहुत अमीर आदमी है वही तो कहेगा किसी को कि यार ये मैंने बड़ा घर बनाया है, सब कुछ अच्छा है, बस शेर की खाल होनी चाहिए यहाँ पे। तो वो ही तो पैसा देगा किसी गरीब आदमी को कि जाओ शेर की खाल लाओ। वो किसी और को पैसा देगा कि शिकारी ढूंढो, वो शिकारी को नेटवर्क पे जाएगा कि हमें शेर की खाल चाहिए, तो फिर वो शिकारी अलग अलग फिर शेर कहीं से मार के लाएंगे। तो अवेयरनेस एक तरफ फैलाना कि ये सब एंडेंजर्ड हैं, अब इनको नहीं मारना चाहिए, ये है वो है, जिसके चलते अब कुछ लोग तो हैं जो कि डिमांड करेंगे ही करेंगे, लेकिन काफी अच्छी खासी संख्या होगी जो ये वाला शौक खत्म कर देंगे। और दूसरी चीज, एक और चीज, जब आप ये प्रोजेक्ट टाइगर में ये भी चीज है कि अगर खाल पकड़ी गई तो सीधा हम जेल में डालेंगे, तो शिकारी भी थोड़ा डर रहे हैं। और जो लोग पहले के जमाने में बड़ा शान से दिखाया करते थे, देखिए ये शेर, अब अगर उनपे शेर की खाल है भी तो छुपा के रखेंगे कि कहीं किसी की नजर पड़ गई, किसी ने देख लिया, कंप्लेन हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये एक्शन लेना भी जरूरी है कहीं ना कहीं, कि आज के टाइम में किसी घर से 20 ऐसी खाल निकल जाए, सोचिए क्या हो उसका। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और ऐसे बहुत अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स चलाए गए, इंट्रोड्यूस किए गए। इसके अलावा 103 नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, करीब करीब 5 से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स हैं। ये सब अलग अलग चीजें करी गई कि हम नेचुरल हेरिटेज को बढ़ा सकें। और फिर यही सब चीजें हैं कि हमें ध्यान रखना चाहिए इकोसिस्टम सलामत रहे और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सवाल इधर से बहुत आते हैं कि ये वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। खैर आप लेवल पे तो नहीं आएंगे, लेकिन जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें तो पेट क्वेश्चन होता है हर साल का कि एक दो कहीं ना कहीं आ जाते हैं, ये डैम कहाँ बना है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये रिजर्व, ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जैसे यहाँ पे वाइल्ड एस, यहाँ पे ये जंगली जो गधे हैं, इनके लिए जहां जहां जिस जानवर का इलाका है तो उसको एक तरीके से घोषित कर देना कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर बायोस्फीयर रिजर्व है, कि उतने इलाके में उसको कंजर्व करके रखा जाएगा। जैसे गिर है, यहाँ पे लायंस पाए जाते हैं, तो जैसे उसको एक नेशनल पार्क बना दिया कि नहीं यहाँ पे बिल्कुल इनको कंजर्व करके रखा जाएगा। तो इस तरीके से पूरे देश भर में आइडेंटिफाई किया गया है कि यहाँ पे ये जानवर हैं जो बड़े खास हैं, इनकी संख्या कम हो रही है, इसको कंजर्व करने की जरूरत है, तो वहां पे ये सब बनाए गए। इसके बाद अब जिक्र आया है
माइग्रेटरी बर्ड्स का। माइग्रेटरी बर्ड्स, ये टर्म आया है माइग्रेशन से। माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, और ये जब डिस्टेंस काफी बड़ा हो जाता है तब हम ये वाला वर्ड यूज करते हैं कि ट्रेवलिंग की जगह हम माइग्रेशन यूज करते हैं, कि मतलब लंबा डिस्टेंस कवर कर रहे हो और जहां पे भी जा रहे हो वहां लंबा टाइम रुक रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे ये दुनिया भर में माइग्रेटरी स्पीशीज हैं, जानवरों की भी, मछलियों की भी और पंछियों की भी, जो गर्मियों के सीजन में एक जगह रहते हैं, बारिश के सीजन में या सर्दियों के सीजन में कहीं और चले जाते हैं, या रिप्रोडक्शन करने के लिए कहीं और चले जाते हैं किसी दूर दराज इलाके में, और फिर अगले सीजन में फिर वापस आ जाते हैं। तो इन सब के बारे में जिक्र किया गया है कि सम ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर पॉपुलर विद माइग्रेटरी बर्ड्स। तो वेटलैंड्स यानी कि यही जो दलदली इलाके जहां पानी ज्यादा भरा रहता है। तो एग्जाम्पल यहां दिया गया है कि सर्दियों के टाइम में कई सारी बर्ड्स जैसे कि साइबेरियन क्रेन, ये बड़ी संख्या में यहां हिंदुस्तान आती हैं। वन सच प्लेस इज द रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ एक ऐसी जैसे जगह है जहां पे ये सब इकट्ठा होती हैं, बड़ी संख्या में ये चिड़िया आती हैं यहाँ पे। इसके अलावा एट अ प्लेस वेयर, अब जैसे यही रन ऑफ कच्छ की बात बताई जा रही है कि ऐसी जगह जहां पे डेजर्ट मर्ज करता है विद द सी, यानी कि समंदर, रेगिस्तान मिलता है समंदर के साथ। रन ऑफ कच्छ गुजरात वाला एरिया। तो फ्लेमिंगो विद देयर ब्रिलियंट पिंक प्लमेज कम इन थाउजेंड्स टू बिल्ड नेस्ट मोन्स। तो ऐसे फ्लेमिंगो हजारों की संख्या में आते हैं यहाँ पे अपना छत वो बनाने के लिए, घोंसला बनाने के लिए, ये जो नमकीन जो मिट्टी है यहाँ से, और इनके जो यंग वंस इससे निकल के आएंगे। तो ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइट्स इन्हें माना जाता है। तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। संतोष पूछते हैं कि ह्यूमन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनिमल, व्हाई शुड वी टेक केयर अदर एनिमल्स जैसे वाइल्ड लाइफ। और दूसरी चीज, वेटलैंड्स नेचुरल होते हैं। तो हाँ, वेटलैंड्स नेचुरल होते हैं, और जब बड़े इलाके में ऐसा बड़ी सी कहीं झील हो, और मतलब बड़ी सी झील, कई सारी ऐसी झील हो, कई सारे ऐसे तालाब हो, तो उस बड़े इलाके को हम वेटलैंड कहते हैं। या फिर समंदर से कहीं ना कहीं जुड़ा हो कि पानी आ जाता है, तो वो सब तो नेचुरल ही होते हैं। और जैसे ये आप कह रहे हैं कि व्हाई शुड वी टेक केयर ऑफ अदर एनिमल्स जैसे वाइल्ड लाइफ, तो एक चीज तो है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहते हैं। तो ये दुनिया भले कितनी भी खराब क्यों ना हो, हाँ तो समझ जाइए क्या है। तो दुनिया जितनी भी खराब हो, लोग कितने भी क्यों ना खराब हो, लेकिन इंसानों की एक फितरत है कि कहीं ना कहीं वो इस चीज का एक निशान जरूर बना के रखेंगे कि नहीं, हम एक ढंग से हमें रहना है। और ये कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ढंग से रहते भी हैं। तो यही लोग काम करते हैं इस तरफ कि नहीं, हमें मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभानी है। तो कहीं ना कहीं एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे इंसानों का ये है कि कुछ काम ऐसे करते रहना है। तो पहली बात तो ये मॉरल वाली आ गई। और दूसरी बात, जानवरों को बचा के क्या मिलेगा इस सेंस में, तो जानवरों को बचा के, हाँ ऑब्वियसली अगर हम ये कहें कि जानवरों को नहीं मारना है, तो हम उनसे मतलब उनकी खाल, उनका मीट, उनका ये सब चीजें तो नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन ये है कि बायोडाइवर्सिटी बनी रहना जरूरी है, क्योंकि एक जानवर दूसरे जानवरों पर किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, ये क्लोज मतलब एक बड़ा कनेक्टेड सिस्टम है, ठीक है। और एक जानवर पे आप ध्यान ना दो तो दूसरे जानवरों पे क्या असर पड़ेगा, पूरे जंगल के सेंस पे क्या असर पड़ेगा। तो इस वजह से हर तरह के जानवर या पंछी सबको बचाने की जरूरत है, पहली बात। और दूसरी बात, ना जाने हम किस जानवर की हमें जरूरत पड़ जाए भविष्य में कुछ सीखने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। जैसे कि सीखने के लिए मतलब क्या, तो जैसे इस चीज को मैं बताऊं कि ये इंसानों के बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस हैं जो कि जिनका प्रेरणा जो मिली वो जानवरों से या पंछियों से मिली। अब जैसे एग्जांपल, हमने जहाज बना लिए, ठीक है, एरोप्लेन्स बनाए, लेकिन एरोप्लेन्स की डिजाइन और बेटर होती गई, और जो फाइटर प्लेन्स आए अब उनको और ज्यादा स्पीड चाहिए। तो सब साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा ये
तेज कौन से पंछी हैं? तो उन पंछियों के नाम पे, जो उन पंछियों को एरोडायनेमिकली कि उनका बॉडी स्टडी करके उस डिजाइन पे एरोप्लेन्स बन रहे हैं और नाम दिया जा रहा है एरोप्लेन्स को उन पंछियों के नाम पे। ठीक है, और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि ना जाने हमें कब जरूरत पड़ जाए। अब जैसे यही है, तो इंसान हजारों सालों से जानते थे कि ये सर्दी के टाइम पे ये आते हैं, ये ऐसे टाइप के पंछी आते हैं, यहाँ अंडे देते हैं, और जब इनके बच्चे, एक सीजन हुआ और बच्चे थोड़ा उड़ने लगे, फिर से कहीं चले जाते हैं लेके। तो खैर, तो हजारों सालों से लोग देखते आए कि यहाँ पे मछलियां ये आती हैं, यहाँ पे ये कछुए आते हैं, अंडे दे के चले जाते हैं। तो ये तो हर सब नोटिस कर रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आया कि लोगों ने सवाल पूछा कि अच्छा, सब खैर जब दुनिया जुड़ गई तो पहली बात तो ये पता चली ये आते कहां से हैं, क्योंकि सबको ये पता था ये आते हैं, लेकिन कहां से आते हैं किसी को नहीं पता था। अब जैसे साइबेरियन क्रेन, ये उधर सेंट्रल एशिया और रशिया उधर के इलाकों से आते हैं, तो सोचिए इतने दूर के इलाके से आते हैं। तो दुनिया जब कनेक्टेड हो गई तो हमें पता चला कि अच्छा वहां से जाते हैं तो यहाँ आते हैं। इन पे टैगिंग करी गई, हर तरह के जानवरों में और पंछियों में टैगिंग करी गई कि कहां कहां जाते हैं पूरी दुनिया में। तो फिर पता चला कि अच्छा ये लोग यहां से यहां आते हैं। तो अब सवाल उठता है कि अच्छा इतनी दूर से इतनी दूर इनको पता, डायरेक्शन कैसे पता चलता है? तो जैसे इनके ब्रेन में कहीं ना कहीं एक जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है उससे ये लोग गाइडेंस लेते हैं, अर्थ के मैग्नेटिज्म से सोचिए। और इनका ब्रेन किस तरीके से बना है कि वो ये चीज सेंस कर ले रहा है। तो इससे कितनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करी गई। तो कौन सी मछली से, कौन से जानवर से, कौन सी चीज का हमें कब यूज पड़ जाए इंटेलेक्चुअली, वो 100 ही बचे हैं, लेकिन 100 हमें बचा के रखने हैं, क्योंकि वो 100 को मार के खा लोगे तुम्हारा बस डिनर होगा, लेकिन वो 100 ना जाने कब हमें किस दिन जरूरत पड़ जाए, वी नेवर नो। क्योंकि एक और चीज, दुनिया की जितनी साइंस चल रही है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इन्हीं जानवरों और पौधों को स्टडी करने में जाता है, क्योंकि नेचुरल इंटेलिजेंस है, इससे हम कुछ भी बिट्स उठा पाए। और हमने ना जाने कितने बिट्स उठाए हैं कि ये जानवर ऐसा कर लेता है तो क्यों कर लेता है, और वो हमने पता लगाया। तो अब जैसे अभी प्लेनेरिया एक जीव होता है, उसको अगर आप बीच से काट दें तो दोनों के दोनों रिजुवेनेट कर लेता है, प्लेनेरिया। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं कि जिनका आप एक पार्ट काट दो तो रीजनरेट कर लेते हैं, हाथ कट गया हाथ दोबारा उग गया। तो ऐसा क्या था इस जानवर में? तो चल रही है रिसर्च, चल रही है कि इस कोशिश में कि हम कभी ये चीज रेप्लिकेट कर पाए, इंसानों में कर पाए। ठीक है, तो वो ना जाने कितने इन्वेंशंस, ना जाने कितनी सारी चीजें जानवरों से आई हैं और आगे आएंगी। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि जानवरों को बचा के रखना है, क्योंकि ये सोचिए करोड़ों साल, अरबों साल पुरानी है हमारी अर्थ, और अरबों साल के दौरान जो जीव बने, लाइफ तो सारी एक ही साथ इवॉल्व हुई। तो वो मतलब उस सेंस में कि लाइफ इवॉल्व होते होते आई है, तो यहां करोड़ों साल बाद भी ये जो बचे हुए हैं, ये किसी ना किसी सेंस में डिजाइन का पिनाकल है अपने सेंस में। कि अगर आप कहें ऐसा जीव जो उड़ भी सके, ये भी कर सके, ये भी कर सके, ऐसा भी हो वैसा भी हो, क्या खाएगा क्या पिएगा कैसे रहेगा, दे आर पिनाकल ऑफ डिजाइन। हर जीव जो आज जिंदा है, क्योंकि अगर उसमें कोई भी फॉल्ट होता तो करोड़ों साल में वो खत्म हो चुका होता। अर्थ में इतने एक्सटिंक्शन इवेंट्स हो चुके हैं, खत्म हो चुका होता। तो दे आर मतलब पिनाकल ऑफ मशीनिंग, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इनसे ना जाने कितना कुछ सीखने का है। तो इस वजह से भी ये बात सारे इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में होती है कि नहीं, इन्हें खत्म नहीं कर देना है। और आप साइंटिफिक जर्नल्स पढ़ें तो बहुत आता रहता है, अक्सर ही आता रहता है कि हमने ये जानवर पे स्टडी चल रही है और ये ऐसा कर लेते हैं तो हम रेप्लिकेट कर रहे हैं। और सिर्फ ये इंजीनियरिंग नहीं, दवाइयाँ, ये जानवर ऐसा कर लेता है तो ये इसके अंदर कौन सा केमिकल निकलता है, अच्छा ये केमिकल निकलता है, तो वही चीज इधर रेप्लिकेट करे दवाइयों में। तो हर जानवर कितना कुछ सिखा सकता है। ठीक है, चलिए आज ये सेशन एंड करते हैं, यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है।